नमस्कार, मेरा नाम अश्मित है और आप न्यूज 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे बिहार स्टेट हेड नीलकमल जी भी साथ में मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद आखिर विपक्ष इतना शांत क्यों है। दरअसल तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष इन दिनों विदेश के ट्रिप पर हैं, तो वहीं लालू यादव दिल्ली में हैं और विपक्ष को लेकर के लगातार सत्ता पक्ष ये सवाल उठा रहा है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आखिर बिहार की जनता से इतना दूर क्यों है। क्या महागठबंधन की करारी हार के बाद विपक्ष उभर नहीं पाया है। ये तमाम ऐसे कयास हैं जो लगाए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के बिहार लौटने के बाद क्या बिहार की राजनीति में कोई नया बदलाव हम देख सकते हैं। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ नीलकमल जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि तेजस्वी यादव जब से एनडीए की प्रचंड जीत हुई उसके बाद से विपक्ष बहुत शांत है। क्या आप भी ये महसूस कर रहे हैं तेजस्वी यादव विदेश के ट्रिप पर हैं, वो लौटेंगे तो बिहार में कुछ बड़ा होने का संकेत आपको मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं? देखिए अस्मित, तेजस्वी यादव लौटेंगे तो बिहार में कुछ बड़ा होगा ऐसा लोग आरजेडी की कह रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होना होता, इतनी करारी हार के बाद कोई भी नेता शांत कैसे बैठ सकता है और विदेश यात्रा पे कैसे जा सकता है। अगर जनता उनसे रूठ गई है तो जनता को मनाना, वो जनप्रतिनिधि है, जनता को मनाना उनका काम है। वो क्षेत्र में जाते, क्या गलती हुई हमसे, क्या ऐसी बात हो गई कि हमारे महागठबंधन की इतनी करारी हार हुई, वो जनता के पास जाते, जनता का विश्वास फिर से जीतते आने वाले समय के लिए। हालांकि अभी अगले 4 साल तक कोई चुनाव नहीं है, 4 साल के बाद लोकसभा चुनाव है, उसके बाद आपको विधानसभा का चुनाव है, लेकिन मेहनत अभी से करनी पड़ेगी। आप देखिए, लालू प्रसाद यादव कभी शांत नहीं बैठते थे, वो चुनाव के बाद भी वो एक्टिव ही नजर आते थे। लेकिन आप चुनाव लड़ रहे हैं, एक तो आप चुनाव जब लड़ रहे थे उस समय देर से आप प्रचार अभियान शुरू करते हैं। दूसरी बात कि आप चुनाव जब हार गए, आपको करारी हार मिली, तो आपको जनता के बीच रहना चाहिए था। और मुझे लगता है सर, पिछले बार मैंने 2020 में भी देखा है कि जब महागठबंधन की हार हुई थी, हालांकि बड़ी पार्टी बन के आई थी आरजेडी, उस वक्त भी तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने बताया था दरअसल कि कहां पर चूक हुई, कहां आकलन किया जाएगा, कहां समीक्षा किया जाएगा। लेकिन इस बार क्या ये भी सवाल उठ रहे हैं कि विपक्षी खेमा क्या उभर नहीं पाया है इतनी बड़ी हार से? ये भी एक एंगल हो सकता है इसमें। बिल्कुल, आप देखिए, अगर आरजेडी की बात करें, पर्टिकुलर अगर आप तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं कि 2020 में जिस प्रकार से वो कुछ सीटों से वंचित रह गए थे, सरकार उनकी नहीं बन पाई थी, तेजस्वी यादव उस समय मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन कुछ सीटें महागठबंधन की कम पड़ गई थी, जिसके कारण से 9वीं बार मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार। तो उसके बाद वो काफी एक्टिव रहे थे, तेजस्वी यादव फील्ड में एक्टिव थे, अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करते रहते थे, वो जनता के बीच में जाते थे और बताते थे कि हमारी योजना क्या है, अगली बार हम कैसे आएंगे और हम आएंगे तो क्या क्या करेंगे। लेकिन इस बार जो करारी हार हुई है, जिस प्रकार से उनकी हार हुई, इस बीच तो और उनको जरूरत थी कि वो जाते जनता के पास पहुंचना चाहिए था उनको। और आप देखिए, सिर्फ आरजेडी का हाल मत देखिए, आप देखिए कांग्रेस किस स्थिति में पहुंच गई है। कांग्रेस पिछले बार 19 सीटों पे उन्होंने जीत हासिल की थी, इस बार 6 सीटों पे सिमट गई है। हालांकि कांग्रेस के वोटर जो है 4 से 5% स्टैग्नेंट हैं, लेकिन जिस प्रकार से सीटें उनको मिली है, तो कांग्रेस को भी यहाँ पे अब चाहिए था कि थोड़ा बहुत और मेहनत करते। राहुल गांधी आए, एसआईआर का मुद्दा उठाए, वोट चोरी का मुद्दा उठाए, चले गए। लेकिन जो यहाँ के जमीनी कार्यकर्ता है, उनके साथ तो राहुल गांधी को जुड़ना चाहिए था, या यहाँ प्रदेश के जो अध्यक्ष है उनको कम से कम दौरा करना चाहिए था हर जगह। वो भी एकदम उनको भी लगता है कि कोल्ड फीवर हो गया है, वो निकल ही नहीं रहे हैं, कहीं क्षेत्र में जा ही नहीं रहे। तो इस प्रकार से आप देखिए, वाम दलों का भी स्थिति देख लीजिए, मुकेश सहनी की स्थिति देख लीजिए आप। लेकिन सर, मुझे जहां तक लगता है कांग्रेस इस बार बिहार में बहुत सक्रिय रही, क्योंकि कन्हैया कुमार का वो पद यात्रा शुरू करना, राहुल गांधी का बिहार आना, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हर जिलों को उन्होंने टच किया लगभग। तो कहां चूक हुई? आप क्या लगता है आपको कि 19 सीट से सीधे 6 सीटों पर गिर जाना, ये तो बहुत बड़ा डाउनफॉल रहा कांग्रेस के लिए। तो आप क्या मानते हैं, कहां चूक रहा कांग्रेस का? कांग्रेस या महागठबंधन की आप बात करें तो देखिए, चूक सबसे बड़ी चीज ये है कि आप देखिए कि देश की जनता का मूड किस तरफ है। सबसे पहले आप मूड भापा जाता है, राजनीतिक वही होते हैं कि देश की जनता या जो वोटर है उनका मूड क्या है।
मूड के अनुसार आप नहीं चलेंगे, मूड के विपरीत अगर आप धारा के विपरीत आप अगर तैरने की कोशिश करेंगे तो जाहिर तौर पे आप कुछ दूर तो चल पाएंगे, लेकिन थकावट अच्छी हो जाएगी आपको और आप डूब भी सकते हो उसमें। यही हश्र हुआ है महागठबंधन का। जहां जिस ओर धारा बह रही है आप उसके विपरीत चलने की कोशिश किए। बीजेपी यहाँ पर स्थानीय मुद्दे को उठा रही थी, एक हिंदुत्व का मुद्दा उठा रही थी और उसके साथ साथ जो यहाँ घुसपैठिए हैं उसका मुद्दा उठा रही थी। विकास के कौन कौन से काम करेंगे, आने वाले समय में हम क्या क्या और आयाम जोड़ेंगे बिहार में। और मुझे एक चीज और लगता है कि मैंने देखा बिहार बीजेपी ने किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी तैयार किया था। पूरा हर जिलों में एक अलग अलग राज्य के मंत्री या कैबिनेट मंत्री को बीजेपी ने डिप्लॉय किया था कि आप पूरे उस जिलों को देखिए। मुझे नहीं लगता महागठबंधन ने इस तरह का कोई रणनीति अपनाया था, क्योंकि मुझे महागठबंधन के अंदर एक तेजस्वी यादव भी दिख रहे थे जो हर जगह जा रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्हीं को देखने के लिए लोग पहुंच रहे थे। तो आपको लगता है यहां भी थोड़ा स्ट्रेटेजी में कमी रहा, ये लोग ठीक से रणनीति नहीं बना पाए जो बनाना चाहिए था? ये तो स्ट्रेटेजी में कमी थी, तभी तो 11 सीटों पे कांग्रेस और आरजेडी ने फ्रेंडली फाइट किया। जबकि राजनीति में कोई फ्रेंडली, जब फाइट ही हो रही है तो फ्रेंड कहाँ है? तो फ्रेंडली फाइट नाम ही एक जो है ना वो बोगस है, वो जनता की आंख में धूल झोंकने के बराबर है कि फ्रेंडली फाइट। जब फाइट ही हो रहा है तो फ्रेंड कहां से रहे? तो ये एक तो आप जनता को भ्रमित कर दिए। दूसरी बात की ये कि आप एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए एक होता है कि महागठबंधन आप बनाए तो सारे नेता बैठते हैं, उनके नेता बैठे कहाँ? तीसरी बात यह होती है कि किसी भी चुनाव में, लोकसभा हो विधानसभा हो, किसी भी राज्य में आप चुनाव को देख लीजिए तो ये ऐसा नहीं है कि हम एक गेस पेपर पढ़ के गए और हम 5 क्वेश्चन का आंसर दे करके चले आए तो हम परीक्षा में पास हो जाएंगे। ऐसा राजनीति में ऐसा नहीं होता। राजनीति में जो जनता, जो वोटर होती है, वो चुनाव जब डेट उसका अनाउंस होता है उसके 2 महीने पहले से माइंड मेकअप कर चुकी होती है कि हमको किस पार्टी को वोट देना है, क्योंकि वो उसका पूरा स्थिति का आकलन कर चुकी होती है कि पिछले 4 साल में कि कौन सी पार्टी हमारे लिए सोचता है, हमारे लिए काम करता है, उनका वर्कर हमारे लिए क्या करने जा रहा है। तो ये 3 महीना पहले ही माइंड सेटअप हो जाता है। 20% वोटर ऐसे होते हैं जो फ्लोटिंग होते हैं, जो लास्ट मोमेंट तक इंतजार करते हैं कि हम किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे। उस 20% में से भी 10% ऐसे होते हैं जो चुनाव प्रचार से प्रभावित होते हैं। तो चुनाव प्रचार में तो 10% को ही, जो एनडीए के जो नेता की आप बात कर रहे हैं कि एनडीए के नेता बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री को उतार दिए, सेंट्रल मिनिस्टर को, तो वो 10% ही वोटर उधर मोटिवेट होते हैं। बाकी जो 20% में से 10%, बाकी जो 80% नहीं, तो एक खामियाजा ये भी भुगतना पड़ा। आप जो बता भी रहे थे, फ्रेंडली फाइट बहुत बड़ा फैक्टर रहा इस बार चुनाव में। आरजेडी के भी कैंडिडेट वहां थे, मुकेश सैनी के भी कैंडिडेट वहां थे, कांग्रेस के भी कैंडिडेट वहां थे। तो कहां पे लगता है आपको ये कमी रही महागठबंधन में? क्या कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा गैप रहा, जिसको आप मानते हैं कि एक हार का कारण वो भी बड़ा कारण हो सकता है? क्योंकि एनडीए का हमने सीट शेयरिंग देखा, हमें अलग अलग पार्टियों ने समझौता किया और सबने बताया कि कौन सी सीटों पे कहां लड़ेगी। महागठबंधन के अंदर ऐसा क्या हो गया अचानक ऐन मौके पर, जब पहले से ये बात चल रही थी कि कोऑर्डिनेशन होगा, हम बैठकर सीटों का बंटवारा करेंगे, तो यहां भी एक फैक्टर रहा जिसके कारण हार हुई? देखिए, राजनीति में और अब चुनाव में जाते हैं तो क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ी बात होती है। किस नेता की क्रेडिबिलिटी है? नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार जो बात कहते हैं कि हम आपको ये देंगे अगले 5 साल में, लोग उस पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन वही तेजस्वी यादव ने कहा कि हम हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे, उस पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो आप समझिए कि किसके ऊपर जनता भरोसा कर रही है। तो जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार पे था। आप भरोसा वो जगा नहीं पाए जनता के बीच में, जबकि आपके पूरे परिवार ने 15 साल तक शासन किया है और आप नीतीश कुमार के साथ भी 2 बार सत्ता का सुख भोग चुके हैं। उसके बावजूद आप जनता में अपना विश्वास जो है वो जगा नहीं पाए। आपके ऊपर जो दाग लगा हुआ है चारा घोटाला का, अलकतरा घोटाला का, बाकी IRCTC का, यही दाग को कम करने के लिए आपको याद होगा सर, आपने देखा होगा, आपने हमेशा कवर भी किया है, आरजेडी के बाहर हम जाते थे तो बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग लगते थे, उसमें लालू यादव की तस्वीर नहीं होती थी। जब हम सवाल पूछते थे तो यही कहा जाता था कि वो जंगल राज वाली जो छवि है उसको हटाने के लिए आरजेडी और तेजस्वी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आपको लगता है कि वो काम किया महागठबंधन के लिए, खास करके आरजेडी के लिए? नहीं काम किया। देखिए, आप जंगल राज की छवि से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन आप देखिए कि तेजस्वी यादव की जहां जहां सभा हुई वहां पर किस तरह के लोग पहुंचे,
कैसे बुलेट मोटरसाइकिल पर गमछा लहराते हुए तेजस्वी भैया आइथुन तो बताए वो ऐसे करते हुए नारा लगाते हुए जाते थे। जब वो काफिला चलता था तेजस्वी यादव के सभा के लिए तो अगल बगल के लोग सहम जाते थे। तो जब उनको ये दिमाग में सोचने पर मजबूर हो गए ये लोग कि अभी सत्ता में नहीं है तब इनका ये हाल है, अगर सत्ता में आ जाए तो क्या हाल होगा। ये डर केवल एक बाकी लोगों में नहीं था, उनके समाज के लोगों में था जो एमवाई समीकरण लेके चल रहे। और ये बात तेजस्वी भी मानते हैं, लेकिन तेजस्वी ने रोकने की कभी कोशिश नहीं की। आप देखिए नरेंद्र मोदी ने कहा दुनाली कट्टा उठा के ले जा, ये सब जो मन से मन नरेंद्र मोदी बोल रहे थे बहुत इफेक्टिव था वो, बिल्कुल स्ट्राइक किया। और आप देखिए तेजस्वी यादव ने इस तरह के गाना का इस तरह के बोली का कभी विरोध नहीं किया, ना कभी उस पर बयान दिया कि नहीं है हमारे कार्यकर्ता नहीं है, हमारे नहीं है, हम उनके ऊपर केस करेंगे हमारी पार्टी को, ऐसा बयान कभी नहीं आया तेजस्वी का। यानी तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं मौन सहमति थी उनकी। एक बच्चा मंच से खड़ा होकर के बोल रहा है कि तेजस्वी की सरकार है तो हम कट्टा लेके चलेंगे, बिल्कुल। आप समझिए कि इसका इम्पैक्ट कितना खराब पड़ेगा। तो ये सब खामियाजा, ये सब चीज अभी तेजस्वी यादव का राजनीति का लंबा सफर तय करना है, तो इन सब चीजों से उन्हें उबरना पड़ेगा। अगर इसी ट्रैक पर चलते रहेंगे तो उनकी राजनीति आने वाले समय में खत्म भी हो सकती है, बिल्कुल खत्म हो सकती है। और आपको लग रहा है सर कि जिस तरह से तेजस्वी यादव अभी बिल्कुल बिहार की राजनीति से आउट चल रहे हैं, विपक्ष को सत्ता पक्ष को एक मौका मिल गया है। बिहार बीजेपी ने कल भी अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है और तेजस्वी यादव को लापता बताया, इसके पहले भी कहा गया। तो आपको लग रहा है कि इस तरह से तेजस्वी का आउट होना सत्ता पक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है, मुद्दा मिल गया है जिसे वो भुनाना चाह रहा है लगातार? देखिए सत्ता पक्ष तो हमेशा एक मुद्दा तलाशता ही है कि विपक्ष जितना कमजोर रहे तो सत्ता पक्ष को उतना आसानी रहता है सरकार चलाने में या कुछ करने में, क्योंकि विपक्ष ही होता है कि सरकार के कोई गलत कामों को या कोई गलत गड़बड़ कुछ हो रहा है तो उसको विपक्ष अच्छे से उठाता है, तब जाकर के सरकार के ऊपर प्रेशर बनता है। तो विपक्ष अगर कमजोर रहेगा तो सरकार तो एक प्रकार से मनमानी करती रहेगी। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री अभी बने हैं 202 सीट के साथ प्रचंड बहुमत के साथ, बहुत एक्शन में है, बहुत एक्शन में है। यही मैं कहना चाह रहा था कि देखिए कितने एक्टिव है वो। उनके ऊपर कई तरह के सवाल उठाए गए। और नीतीश कुमार का मैंने देखा बॉडी लैंग्वेज, मैंने तो देखा है जो वीडियोस आए विजुअल्स IPRDs के द्वारा दिए जाते हैं, उसमें बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार खुश थे और चुनाव के ठीक बाद जब इतना प्रचंड जीत हासिल हुआ है एनडीए का तो उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज ही बदल गया है। एक एक जगह पर वो खुद जा रहे हैं, वहां निरीक्षण कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो बदलाव आया है नीतीश कुमार में। बिल्कुल, देखिए हम सीएम हाउस से एक विश्वसनीय सूत्र जो है उनसे हमको ये जानकारी मिली थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है ये चुनाव में जिस प्रकार की जीत मिली है उसके बाद बहुत ज्यादा परेशान है। इसलिए नहीं परेशान है कि हम जीत गए हैं, मुख्यमंत्री फिर से बन गए या हमको फिर हटा दिया जाए, इसलिए ये परेशान है कि जनता की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई है हमारी सरकार से। मुख्यमंत्री अब ये कर रहे हैं कि हमको जनता की अपेक्षाओं पे उतरना है और जो हमने वादा किया है उसे समय पूरा करना है। ये उनके अंदर एक चीज है, जज्बा है। इसलिए आप देखिए कि नीतीश कुमार जो है हर क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और खासकर देखिए बिहार में आप देखिए शराबबंदी के कारण उनको लॉस हो ही रहा है। बिहार में और कोई स्रोत है नहीं, उद्योग धंधे है नहीं जिससे आय होगी। तो आप देखिए नीतीश कुमार का अभी जो भ्रमण हो रहा है ऐसे जगह पे हो रहा है जो पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप किया जा सके। तो नीतीश कुमार को आप देखिए अगर पिछले 15 दिन में आप देखिएगा तो वैसे वैसे जगह गए हैं जो बिहार का अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है, जहाँ पे लाखों श्रद्धालु या और चुनाव में हमने देखा जिस तरह से मेंटालिटी सेट किया गया था नीतीश कुमार को लेकर के कि उनकी मानसिक स्थिति नहीं ठीक है, वो अब आगे राजनीति नहीं कर सकते, उसका कोई मुझे नहीं लगता फर्क पड़ा ग्राउंड लेवल पर। कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देखिए अगर फर्क पड़ता तो इतनी प्रचंड बहुमत तो नहीं मिलती। तो ये चीज है कि इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है एनडीए को, विपक्ष कमजोर है। हालांकि ये एक थोड़ा सा सत्ता पक्ष के लिए अच्छी बात होगी कि कुछ गलतियां भी हो जाए तो विपक्ष हल्ला नहीं कर सकता है, क्योंकि विपक्ष एकदम सोया हुआ है। आप देखिए तेजस्वी यादव जर्मनी घूम रहे हैं, अभी देखिए यहाँ पर एक रोपवे गिर गया था, तेजस्वी यादव इस मामले को उठाते अगर तो ये बड़ा मामला बन सकता था। बिल्कुल, हालांकि उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव बोलते तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता, वो नेशनल न्यूज बनता और काफी दिनों तक ये खबर चलता। इनके ऊपर कहीं ना कहीं एक छींटा सा ही दाग पड़ता। तेजस्वी ने एक और मुद्दा छोड़ दिया जो अभी उत्तराखंड का कल का बयान हमने देखा था, हालांकि
उत्तराखंड का मामला जरूर था, लेकिन बिहार से रिलेट था तो इसे उठाया जा सकता था। उसे उठाया जा सकता था। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, उनका भी मुद्दा उठा करके वो एक वर्ग को और भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते थे। एमवाई समीकरण जो उनका चल रहा है, अब देखिए अब ये स्थिति हो गई है कि आरजेडी जिस स्थिति में पहुंच गई है, लगता है कि एम तो उनसे अब थोड़ा सा दूरी बना ही रहा है, क्योंकि एम फैक्टर हमेशा ये रहता है कि जो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सके, उन्हीं के साथ एम फैक्टर जो है वो काम। लेकिन एमवाई समीकरण अभी आप किसे मानते हैं? क्योंकि चुनाव के वक्त मैंने सुना कि एमवाई का मतलब अब महिला और यूथ हो गया है, जो एनडीए के साथ कन्वर्ट हो गया है। आपको लगता है कि एमवाई मुस्लिम यादव वाला कुछ है या फिर अब महिला और यूथ का बात है? एमवाई जो मुस्लिम यादव का कॉम्बिनेशन है वो तो आरजेडी के साथ था ही। एमवाई समीकरण जो नीतीश कुमार जो एनडीए का बात कही थी, इस बार जो आ रहा है 2020 में भी नीतीश कुमार ने कहा था कि महिला युवा हमारा एनडीए जो है वो उस एमवाई को साथ लेके चलेगा। 2020 में भी एमवाई समीकरण काम किया था, लेकिन इस बार ज्यादा काम किया है। इस बार ज्यादा इसलिए काम किया है कि इस बार जो है जिस प्रकार से घोषणा की गई प्रधानमंत्री की तरफ से, अमित शाह की तरफ से घुसपैठियों को लेकर, देखिए घुसपैठिया एक मुद्दा है, लोग हवा में उड़ा देते हैं या बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन उस इलाके में जो लोग रहते हैं या पटना में भी जो लोग रहते हैं उसे एक मुद्दा मानते हैं कि घुसपैठियों के कारण देश में अराजकता फैली है। बिहार में काफी घुसपैठिए बढ़ चुके हैं। खुल के नहीं बोलता है, लेकिन खुल के अमित शाह ने बोला कि हम घुसपैठिया मुक्त कर देंगे बिहार को। प्रधानमंत्री ने बोला कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन ला देंगे और ये कर देंगे। आप देखिए सेमीकंडक्टर फैक्ट्री यहाँ पे स्टैब्लिश करने की बात कही गई है, उद्योग धंधे के बारे में कही गई है बात, डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है। यानी हो सकता है आने वाले समय में जिस प्रकार से ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो यूपी में बन रहा, हो सकता है आपको बिहार में भी बनते हुए देखे मिले आपको अगले 5-7 साल में। तो ये सब चीजें जो है बिहार वासियों के लिए एक नई चीज होगी और प्लस पॉइंट भी होगा बिहार के लोगों के लिए, जो है अवसर मिलेगा। और नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि 5 साल में 5 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे, सरकारी नौकरी के अलावा रोजगार मुहैया कराएंगे। तो ये सब फैक्टर काम किया। और आप और एक चीज शायद आपने मिस किया है, मुझे जहां तक याद है, जो 10,000 रुपए महिलाओं को मिले नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने जो वादा किया था वो भी इफेक्टिव रहा, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है। और हमने अभी से कुछ दिन पहले भी कांग्रेस के कई नेताओं को सुना था कहते हुए कि 10,000 रुपया दिया गया, वोट खरीदा गया, महिलाओं उससे अट्रैक्ट हो गई और इसलिए उन्होंने जाकर एनडीए पर वोट कर दिया। इसे मानते हैं आप इफेक्टिव रहा ये? नहीं, आप देखिए कि करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए। ये महाराष्ट्र में भी हुआ, झारखंड में भी हुआ, बिहार में भी हुआ। तो 1.25 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए। तो उस 1.25 करोड़ महिलाएं में आप मान के चलिए कि 30% मुस्लिम भी तो थी। वो 29% मुस्लिमों ने क्या एनडीए को वोट कर दिया? उसका वोट तो आरजेडी और महागठबंधन को ही तो मिला। तो कैसे आप कह सकते हैं कि उसका इफेक्ट पड़ गया? 10,000 रुपए वोट, जो 10,000 रुपए मिला उसका वोट जो है एनडीए को फायदा हो गया। वो मुस्लिम महिला क्या आप मानते हैं कि दे दिए एनडीए को वोट? वैसा तो नहीं हुआ, क्योंकि मुस्लिम वोट कितना पड़ा है एनडीए को यहाँ? मात्र 4%। आप समझिए महिला की आबादी 50% भी आप देखिएगा तो 17 करोड़ की आबादी में 8.5 करोड़ महिला है। उसमें से अगर वोटर भी आप मान लीजिए 5 करोड़ वोटर है, अगर उसमें से 30% महिला को जीविका का लाभ मिला तो आप समझिए कितना हो गया? करीब 70-80 लाख वोटर हो गए। तो 70-80 लाख वोटर कहाँ मिले उनको? तो इसका मतलब कि आप 10,000 रुपया एनडीए सरकार से मिला उनको इसके लिए नया रोजगार शुरू करने के लिए, लेकिन वोट किसको गया? महागठबंधन को गया। तो इस तरह से फायदा नहीं कर सकता। इसका एक स्कीम होती है, निश्चित तौर पे थोड़ा बहुत फायदा पहुंचाता है। मैंने आपको कहा कि ये जो चुनाव होते हैं उसके लिए मतदाता 3 महीने पहले, 2 महीने पहले अपना माइंड सेटअप कर लेता है कि हमको किस पार्टी को। और आजकल के तो वोटर्स बहुत जागरूक भी हो गए हैं सर। आपने देखा लगातार जिस तरह से चीज़ों को दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, लोग समझते हैं, एजुकेटेड भी हैं आजकल के, खास करके यूथ जो वोटर्स वोट डालने जाते हैं फर्स्ट टाइम, उनको हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा मुद्दों को वो लेकर के पहुंचते हैं। कई बार जहां वोटिंग सेंटर्स बनाए जाते हैं वहां हमने लोगों से बात भी की थी, लोगों ने बताया कि क्या है, रोजगार है, पलायन है, एम्प्लॉयमेंट है, कई तरह का मुद्दा था जिसको लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और है, क्योंकि महागठबंधन की एक बड़ी घटक दल वामपंथी भी है, वहां कहाँ आप देखते हैं उस
उसकी सीटों में इतनी कमी क्यों आई? क्योंकि ना तो सरकार में कोई मंत्री उनका होता है, भले सरकार को समर्थन करती है बाहर से, लेकिन वहां कहां चूक हो गया? देखिए, वाम दलों की जहां तक बात है तो वाम दल जो एक लहर चलती है, तो पिछले बार आप देखिए यहाँ बिहार की अगर राजनीति की बात की जाए तो बिहार में राजनीति जो है वो 3 धुरी पे दौड़ती है। एक बीजेपी है, एक आरजेडी है, एक जेडीयू है। तो जेडीयू इसमें ऐसा बीच वाला एंगल है कि जिसके साथ चली जाएगी जेडीयू, सरकार उसी की बनेगी। जेडीयू या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार मतलब जेडीयू। तो जेडीयू अगर बीजेपी के साथ गई तो बीजेपी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। अगर आरजेडी के साथ गई तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो वो जब लहर चला 20 जो चुनाव में, तो उसमें क्या हुआ कि ये जब वाम दल थे वो जो मृतप्राय हो गए थे यहाँ पर, उनको भी इस लहर का फायदा मिला। आप देखिए 2010 में जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव की आरजेडी 22 सीट पे सिमट गई थी, तो वो तो लगभग खत्म ही हो गई थी उस समय आरजेडी। तो नीतीश कुमार ने ही उसे पुनर्जीवित किया था अपने साथ लाके 2015 में। नहीं तो लालू प्रसाद यादव तो मान चुके थे कि हमारी पार्टी खत्म हो गई, अब एनडीए की सरकार चलती रहेगी। तो इसी प्रकार से अब ये स्थिति फिर से उत्पन्न हो गई है कि नीतीश कुमार की वजह से ही फिर से वो 26 सीट पे सिमट गए, 25 सीट पे वाम दल भी नीचे आ गए। अगर फिर अब वैसी स्थिति नहीं है, अब जितनी सीटें आ गई हैं, अगर नीतीश कुमार इधर से उधर भी करना चाहे या भाजपा भी इधर से उधर करना चाहे, वो नहीं कर सकते। पूर्णिया में जब रैली कर रहे थे अमित शाह चुनाव के दौरान, तो मुझे याद है उनका एक बयान बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि इस बार किसी ने पूछा उनसे कि कितने सीट एनडीए ला रही है, उन्होंने 160 का आंकड़ा बोला था। और 202 सीट एनडीए के भी नेताओं को मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा उम्मीद था कि 202 सीटों पर हम बड़ा जीत जो है वो बिहार में लेकर आएंगे। इतना बड़ा मार्जिन से चुनाव जीती, और विपक्ष ये लगातार आरोप लगाता रहा एसआईआर को लेकर के कि वोट चोरी हुआ, वोट चोरी हुआ। आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ उस चुनाव के दरमियान? जो उनके आरोप लगते रहे वो बेबुनियाद हैं या उसमें कुछ दम दिखता है? नहीं, दम रहता तो कोर्ट के सामने चले जाते आप। वो आप देखिए कि शकील अहमद जो एआईसीसी के मेंबर रहे, बिहार में कांग्रेस के बड़े नेता रहे, इलेक्शन के पहले जिस दिन वो अपना इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से उन्होंने, जब काउंटिंग हो गई, काउंटिंग के बाद उन्होंने कहा कि वोट चोरी का जो कांग्रेस आरोप लगा रही है या महागठबंधन की जो ओर से जो आरोप लगाया जा रहा है वोट चोरी का, तो आप बोल रहे हैं कि 65 लाख वोट चोरी हो गई। तो 65 आदमी तो खड़ा होकर के आ जाए, कोई 65 आदमी भी खड़े होकर बता दे कि हमारी वोट को चोरी कर लिया गया। आप 6 आदमी को नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, अब बोलते हैं वोट चोरी हो गई। तो उनको जवाब तो कांग्रेस के नेता ने ही दे दिया। दूसरी बात कि वोट चोरी हो गई, बिहार में 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर 30 वोट से लेकर के करीब 1100 वोट के अंतर से जीत हार का फासला हुआ है। तो उसमें से भी 8 पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीते, 5 सीट पे ही एनडीए के उम्मीदवार जीते। तो उसमें भी वोट चोरी नहीं है। 30 वोट से महागठबंधन के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है, 30 वोट से। अगर वोट चोरी करनी होती तो वहां चोरी कर लेते, पता भी नहीं चलता किसी को। तो ऐसे ऐसे सीटों पर 30 वोट से, 150 वोट से, 780 वोट से, 615 वोट से, ऐसे ऐसे वोटों से महागठबंधन की जीत हुई है। तो फिर वोट चोरी तो रहा नहीं। इन लोगों के पास कोई चीज कहने के लिए थी नहीं, कोई मुद्दा था नहीं। हम किस तरह से फंसाए, आज तक नीतीश कुमार के ऊपर एक दाग नहीं लगा पाया भ्रष्टाचार का, जबकि महागठबंधन के तमाम नेता को आप देख लीजिए, सबके ऊपर भ्रष्टाचार का दाग। दूसरी तरफ सुशासन बाबू कहा जाता है। तो यहाँ के लोगों ने जिस प्रकार से 2005 के पहले की स्थिति देखी और 2005 की जो स्थिति देखी, तो आज भी राहत की सांस लेते हैं। और आपको अभी भी लगता है कि उन लोगों के पास मुद्दा नहीं है? क्योंकि अभी से 2-3 दिन पहले न्यूज़ 11 भारत ने शकील अहमद से बात की थी, और शकील अहमद ने क्या कहा था आपको याद होगा? उन्होंने कहा था कि आरजेडी से गठबंधन में रह के कोई लाभ नहीं मिला। तो अब भी उनके पास मुद्दा नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ा जा रहा है हार का? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शकील अहमद ने ऐसे ही नहीं कहा था, उनको कहीं से इनपुट आया, ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया, तभी इतनी बड़ी बात उन्होंने कही। मैंने कहा कि आपको कांग्रेस अभी 2 फाड़ में चल रही है, एक राहुल की कांग्रेस है, एक सोनिया की कांग्रेस है। तो राहुल की कांग्रेस ये चाहती है कि अब पैन इंडिया हम अकेले दम पे चुनाव लड़ें, क्योंकि अभी आने वाले 2029 का उनका टारगेट है कि 2029 में हमको
अच्छी सीटें लानी है, 99 से ज्यादा बढ़ना है, तो वो हम अकेले लड़के ला सकते हैं। अपना स्ट्रेंथ भी हमको देखना है और 4 साल समय है। वास्तव में अगर अकेले लड़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि सीटें उनकी बढ़ जाए, लेकिन उसकी कितनी स्वीकृति होगी यह भी देखना होगा। और दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पे बिहार में एकला चलो बिहार में भी रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, तो ये गठबंधन तो एक प्रकार से आप देखिए कि बिहार में टूट चुका है महागठबंधन। कांग्रेस बिहार में टूट गया है है महागठबंधन और आरजेडी भी अपनी राह मान के चले कि बिहार में टूट गया है महागठबंधन, टूट चुका है। 99% 1% से रह गया है कि एक दूसरे के खिलाफ अब बोलना शुरू नहीं किया। चलिए, तो देखिए बिहार में महागठबंधन टूट गया है। आने वाले समय में क्या होगा, तेजस्वी यादव विदेश से जब लौटेंगे बिहार, तब बिहार की राजनीति किस ओर घूमती है, किस ओर दिशा तय करती है, ये तमाम सवाल जो है इसके जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। हम ऐसे ही आपके लिए हर रोज अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखते रहेंगे। आप बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।